सर्वेभ्य नमः। आज की अपनी इस खास संस्कृत क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत। बीएसटीसी की हमारी लगातार क्लास चल रही है दोस्तों। कुछ काम हो गया इसलिए थोड़ा सा क्या है रेगुलर नहीं हो पाई, लेकिन रेगुलर आपकी क्लास रहेंगी। आप सारी क्लास देखते रहें दोस्तों। आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं उच्चारण स्थान। देखिए, इससे पहले हमने आपको वर्णों के विषय में बताया था। जो भी हमारे वर्ण हैं, वर्णमाला है, उसके विषय में कैसे प्रश्न आपके बन सकते हैं, वो आपको सब कुछ उसमें हमने समझाया और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि आपने वर्ण वाली क्लास नहीं देखी है तो वो पहले देखें, क्योंकि वर्ण वाली क्लास देखने के बाद ही आपको उच्चारण स्थान अच्छे से समझ में आ सकेंगे। आज इसमें हम टोटल वर्णों के बारे में जानेंगे कि इनके एक उच्चारण स्थान कौन से हैं। ये हमारा टॉपिक है और इसमें आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। इस तरीक़ा से आपको हम इसको समझाएंगे। पूरा देखना है अच्छे से, वीडियो को आपको शेयर करना है अपने दोस्तों तक, जिससे उनको भी इसकी जानकारी पूरी मिल सके। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले तो बात आती है कि उच्चारण स्थान होता क्या है। सीधी सी बात है कि भाई हम जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उच्चारण स्थान का मतलब हम उत्पत्ति स्थल भी कह सकते हैं। जिस वर्ण का उत्पत्ति स्थल जो होगा वो ही उसका उच्चारण स्थान कहलाएगा। आप जानते हैं कि जब हम वर्णों को बोलते हैं, जैसे कि अभी हम आपके सामने बोल रहे हैं, तो जो वर्ण कहीं से भी बोला जा रहा है, जहां से भी उसकी उत्पत्ति हो रही है, ठीक है ना, वो ही उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। सीधी सी बात ये आपको समझनी है। ठीक है। जब हम बोलते हैं तो हमारी जिह्वा कहीं ना कहीं इधर उधर टच होती है। कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, कभी दांतों टच होती है, कभी होठ मिलते हैं, कभी खुलते हैं। ठीक है। कभी गले पर जोर पड़ता है। तो ऐसे अनेक प्रकार की जो क्रिया हैं ये ऑटोमेटिक चलती रहती हैं। ठीक है। हमें इनके बारे में सोचना नहीं होता है, क्योंकि ये स्वचालित रहती हैं, हमें इसका पता नहीं चलता है। ठीक है। ऐसे तो ये हमारे उच्चारण स्थान हैं। अब दूसरी बात आती है कि भाई उच्चारण स्थान कितने होते हैं, क्योंकि यहां से भी सवाल बन सकता है कितने होते हैं। तो आपको देखिए, सामान्य रूप से जो हमारे उच्चारण स्थान हैं, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि जो मूल उच्चारण स्थान हैं, उनकी संख्या बच्चों टोटल 7 होती है। कितनी होती है? 7। यानी कि 7 उच्चारण स्थान है टोटल। और यहां पर मैं आपको 11 लाइन बताऊंगा। इन 11 लाइनों के अंदर आपके सारे उच्चारण स्थान क्लियर हो जाएंगे और कोई भी यदि प्रश्न आएगा तो वो 11 लाइन के अंदर से ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। इनको आपको याद करना है और कैसे उसमें से सवाल आएगा और कैसे हमें जवाब देना होता है, वो सारा कुछ आज हम इस क्लास में सीखेंगे। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट हो गया कि 7 उच्चारण स्थान है टोटल। यदि सवाल आया कि मूल उच्चारण स्थान कितने हैं, ठीक है, तब भी आपका 7 उत्तर होगा। या फिर आ गया कि भाई इसके क्या बोलते हैं हम, सामान्य रूप से या सामान्यतः उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी होती है, तब भी आपका आंसर कितना होगा? 7 होगा बच्चों। ठीक है ना। एक सवाल इसमें थोड़ा सा एक अलग तरह से पूछा जा सकता है, हालांकि वो शायद इस स्तर पर नहीं पूछा जाएगा। वो ऐसे पूछ सकते हैं कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, पाणिनीय शिक्षा के जो है हमारी पाणिनीय शिक्षा के हिसाब से यदि उच्चारण स्थान हम देखेंगे तो वहां 7 नहीं है बच्चों, वहां पर 8 माने जाते हैं। वहां पर उच्चारण स्थान आपके 8 माने जाते हैं। उसमें प्लस में आपका उरस और जोड़ दिया जाता है, उरस या उर है। ठीक है ना। वैसे ये इतना लेवल का आएगा नहीं। ठीक है ना। आपको केवल संख्या याद रख सकते हैं। आपके पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 8 उच्चारण स्थान हैं, जबकि सामान्य रूप से या मूल उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है बच्चों? 7। बस इसी से बन जाएगी अपनी बात। ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया आपके उच्चारण स्थान क्या है और उच्चारण स्थान की संख्या कितनी है। अब हम चलते हैं आगे कि जितने भी हमारे वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान हम कैसे याद कर सकते हैं। देखिए, इसमें बहुत सारी दिक्कत आती है बच्चों को, लेकिन ये यदि 11 लाइन आप याद कर लेते हैं तो फिर कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये गारंटी है। अब हम देखिए, हमने यहां 11 लाइन लिख दी हैं, क्योंकि लिखने में समय जो हमारा खराब होगा वो हमारा समय बच जाएगा। हमें इनको समझना है। देखिए, सबसे पहले हम 11 लाइनों को पढ़ते हैं। ये हमारी उच्चारण स्थान की लाइनें हैं, इनमें आपके सारे उच्चारण स्थान समाहित हैं। ठीक है। अब देखो, आप सोच रहे होंगे कि सर ने ये नहीं बताया कि हमारे 7 उच्चारण स्थान कौन से हैं, जो अभी सामान्य रूप से बता रहे थे। चलिए वो भी मैं बता देता हूं। हमारे जो सामान्य रूप से 7 उच्चारण स्थानों की हम बात कर रहे थे कि भाई कौन से हैं, तो वो मैं आपको लिख के बता देता हूं। एक है हमारा कंठ। देखिए, कंठ, तालु, इसके बाद में मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इसके बाद में बच्चों नासिका, और इसके बाद में
जिह्वा मूलीय। देखिए अब टोटल आप देखेंगे कितने हो गए बच्चों, इसमें देख लीजिए आप। तो इस तरीका से बच्चों यहां पर देखेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7। देखिए ये हमारे टोटल कितने हो गए, 7 उच्चारण स्थानों के नाम हैं। आप लिख सकते हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारे सामान्य रूप से या मूल उच्चारण स्थानों के नाम हैं। ठीक, हमने कहा कि पाणिनीय शिक्षा में 8 होते हैं, वहां पर उरस को और अलग से माना जाता है। उरस मतलब हृदय, ठीक है ना, ऐसे। तो इनको मैं मिटा देता हूं क्योंकि हमने संख्या बता दी, उनका नाम भी आपको बता दिया है। अब हम सीखते हैं उच्चारण स्थानों की वो 11 लाइन। देखिए सबसे पहली हमारी लाइन है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। पहली लाइन एक बार हम सबको बोल लेते हैं ऐसे, उसके बाद में मैं एक एक को समझाऊंगा, ठीक है ना, गा के बताऊंगा मैं आपको। गीत की तरह से आप गा सकते हैं और गाते गाते याद भी हो जाएगा। कितनी अच्छी बात है, गीत का गीत और काम का काम हो जाएगा। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, पहली लाइन हो जाती है बच्चों। नंबर 2 इचु यशानाम तालुहु, दूसरी लाइन तालु, इचु यशानाम तालु, ठीक है ना। तीसरी ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, तीसरी लाइन। चौथी ऋतु लसानाम दंताः, ऋतु लसानाम दंताः। पांचवी उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ, उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ, हो गया ना। आगे 6 यम गणनानाम नासिका च, यम गणनानाम नासिका च, यम गण न, ठीक है। ये 5 हैं और पांचों के पांचों अनुनासिक वाले वर्ण हैं, ठीक है ना। ऐसे हमारे 5 वर्ग होते हैं, हमने कहा कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, और उनमें एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, जैसे कि क है तो क ख ग घ ङ। तो इस प्रत्येक लाइन में जो लास्ट वाला वर्ण है वो हमने यहाँ लिखा है, लास्ट वाला, उसको हम पंचम वर्ण कहते हैं, वो अनुनासिक वर्ण होता है। जैसे च में बोलेंगे तो च छ ज झ य, इस तरीका से बनता है कि नहीं, ये पंचम वर्ण है बच्चों। क्या है ये, पंचम वर्ण। तो वो ही हमने यहाँ इस सूत्र में लिखे हैं, देखिए यम गण ना नाम नासिका च। आगे है एदैतोः कंठतालुः, ओदौ तोः कंठोष्टम, वकारस्य दंतोष्ठम। 9 नंबर। 10 नंबर जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम। 11 लास्ट नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य। देखिए कितने हो गए, ये हमारी टोटल बच्चों कितनी 11 लाइन हो गई, ठीक है ना। अब देखिए 11 लाइनों को हम एक बार और गा के देखते हैं, एक गीत के माध्यम से बोलते हैं। आप भी बोलना मेरे साथ में, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजे आएंगे अपने को, ठीक है ना। देखिए अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, इचु यशानाम तालुः, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु लसानाम दंता, उपपद्मनीयानाम ओष्ठौ, यमगणनानाम नासिका च, एदैतोः कंठतालुः, ओदौ तोः कंठोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम, जिह्वामूलीयस्य जिह्वा मूलम, नासिका अनुस्वारस्य। ये हमारा गीत हो गया। अब इसको आप बहुत अच्छा गा सकते हो, हमने एक तरीका आपको बताया है। आप इसको जितना स्पीड से बोलोगे, जितना इसको आप तेज बोलोगे, जितनी ज्यादा बार आप बोलोगे, इसमें आपको और अच्छा लगने लगेगा, बहुत अच्छा मिठास इसमें आ जाएगा। जैसे देख लीजिए अकुह विसर्जनीयानाम कंठा, इचु यशानाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा, लतु लसानाम दंतः, उपपद्मनीयानाम ओष्ठौ, यमगणनानाम नासिका च, एदैतो कंठतालु, ओदौ तो कंठोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम, जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम, नासिका अनुस्वारस्य। ऐसे देखिए हो गया। तो ऐसे हमने यहाँ पर उच्चारण करके बता दिया है, क्योंकि उच्चारण स्थान की बात कर रहे हैं तो उच्चारण तो आना ही चाहिए, उच्चारण तो हमने जरूर से करना है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं इनको, हम एक एक लाइन को समझते हैं। कोई भी प्रश्न मान लो आ गया, कोई भी सवाल, कैसा भी सवाल आ गया उच्चारण स्थान को लेकर के, इनके अंदर से ही आएगा। तो फिर ये 11 लाइनों को याद ही क्यों ना कर ले हम। याद कैसे करना है हमने बता दिया है, बार बार बोलना है, इनको रिवीजन करना है, गाते हुए चलना है। रास्ते में जा रहे हैं तो गाते रहिए आप, या फिर आप जैसे कि कोई खाली समय है आपका, उसमें आप इस वीडियो को देखते रहिए, सुनते रहिए, तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा।
चलिए देखिए बच्चों, सबसे पहली हमारी लाइन है, मैं अच्छे से समझाऊंगा, आप देखते रहना। देखिए सुनना है पूरा और अच्छे से देखना भी है। अकु है, विसर्जनीय नाम कंठ है। एक बात तो क्लियर हो गई कि इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होगा। कौन कौन से वर्ण हैं? इस लाइन में जितने भी वर्णों का नाम दिया हुआ है उन सब का उच्चारण स्थान कंठ है। अब इनमें से ही निकालेंगे। सबसे पहले देखो, मैंने यहां उंगली रखी है तो यहां देखेंगे सबसे पहले ए है। ए क्या है? ए, ध्यान देना। इसके बाद में है कु, यहां पर है कु। कु का मतलब है बच्चों, कु यानी होता है के वर्ग। क्या होता है? के वर्ग। तो हम यहां लिख लेंगे, देखिए इधर देखो, सबसे पहले है हमारा ए, ए लिख लिया, ठीक। इसके बाद में है कु, क्या है? कु। तो हमने आपसे कहा कि भाई कु का मतलब क्या है? के वर्ग। क्या है? के वर्ग। हमने आपको बता दिया कु चू टू तू पू, तो कु का मतलब है के वर्ग। इसके बाद में लिखा हुआ है यहां पर है, तो है का मतलब है आपका है वर्ण है। इसके बाद में लिखा हुआ है बच्चों विसर्ज। विसर्ज का मतलब होता है विसर्ग, तो यहां पर आपको लिखना है विसर्ग, ठीक है। इसके बाद में यहां और कोई वर्ण नहीं है और फिर लिखा हुआ है कंठ है। तो अब देखो, इसका मतलब हो गया, हमने सूत्र का अर्थ आपको समझा दिया है। इसका मतलब है कि ए, ठीक, के वर्ग, है वर्ण और विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान कंठ होता है बच्चों। क्या होता है? कंठ होता है। यह हमारा पहला सूत्र कंप्लीट हो जाता है। बताइए इसमें क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। अब इसमें आप ऐसे रट्टा लगाते, मान लो कि ए, अच्छा ए का, फिर के वर्ग का, अच्छा है का, विसर्ग का, इनका उच्चारण कंठ होता है। ऐसे यदि आप रटते तो जरूर भूलते, गारंटी है। लेकिन ये जो लाइन बनाई गई है संस्कृत के अंदर, ये बहुत ही अच्छी और परफेक्ट है, अच्छे से याद भी हो जाएंगी, और याद होने के बाद में सवाल गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। बस ये लाइन आपको याद होनी चाहिए और लाइनों का मतलब समझ में आना चाहिए। तो पहली लाइन का मतलब समझ में आ गया होगा। ए का मतलब यहां पर ए के जितने भी आपके भेद होते हैं, जितने भी प्रकार का हमारा ए होता है, वो सारे के सारे इसमें समाहित हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे ए है तो ए के आपके वैसे तो बच्चों 18 भेद होते हैं। अब वैसे ये अपना विषय नहीं है क्योंकि ये अपर लेवल का है। जब आप आगे तैयारी करोगे तो वहां पर आप पढ़ोगे कि ए के 18 भेद होते हैं। ए के केवल ए जो अकेला है वो 18 तरह का होता है ऐसे। लेकिन अभी फिलहाल में उनको बताने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ऐसे अब मान लो एक की जगह आ जाता है तो आ का उच्चारण स्थान भी आपका कंठ ही होगा। समझ गए बात को? ऐसे ऐसे ही आपका के वर्ग है तो के वर्ग में आपको पता है कि 5 वर्ण आते हैं बच्चों। कितने? 5। अब 5 आपके कौन सी? क, ख, ग, घ, ङ, क, ख, ग, घ, ङ, ये तो हम पढ़ते आए। तो ये हमारे 5 हो गए। ऐसे ही है वर्ण। इसके बाद में विसर्ग। विसर्ग आप जानते हैं सब, ये हमारा विसर्ग है। जैसे हमने राम लिखा तो राम है, ए की ध्वनि आती है, ए है, ऐसे ये हमारा विसर्ग है, राम है, ऐसे। बात समझ रहे हैं? अब देखिए इन सब का उच्चारण स्थान हमारा क्या होगा बच्चों? कंठ होगा। जब आप वर्णों को बोलोगे तो हमारा जो कंठ है बच्चों ये वाला, इस पर आपको ज्यादा जोर लगता है, ज्यादा इस पर स्ट्रेस आता है। आप बोल करके देख सकते हैं। जैसे मान लो बोलेंगे ए आ, के, खे, गे, घ, क, ख, ग, घ, ङ। अब आप बोल के देख सकते हैं राम है, राम है, राम है, रामाह, लताह, गजह, गज है, ऐसे। तो आप बोल के देख सकते हैं। आपको ज्यादा जोर गले पर, इस पे जो कंठ है हमारा, इस पर लगता है, इसीलिए इसका नाम रख दिया कंठ। इन सब को कहते हैं कंठ वर्ण। क्या कहते हैं? कंठ वर्ण। समझ गए? अब मान लो सवाल आ जाता है बच्चों, देखिए जैसे आ गया कि ख वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। देखो ख वर्ण, ख से खरगोश, ख वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। तो आपकी पहली ही लाइन में आ रहा है ख वर्ग में आता है, तो हो गया उत्तर कंठ। पूछ लिया विसर्गस्य उच्चारण स्थानम किम, उत्तर हो गया कंठ। पूछ लिया है वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम भवति, तो कंठ उत्तर होगा। अकारस्य या ए वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम भवति, या फिर गे का पूछ लिया, खे का पूछ लिया, के का पूछ लिया, कुछ भी आ गया बट इसके अंदर आ रहा है ना, तो उनका सबका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा बच्चों? कंठ हो जाएगा। बहुत अच्छे हो, आप तो बहुत जल्दी समझ गए।
ऐसे ही समझ में आ जाएगा आपको। पूरा देखना है, सुनना है, और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि तभी तो आपको क्लास मिल पाएंगे यार, ठीक है ना। ऐसे चलो, तो पहला सूत्र कंप्लीट हो चुका है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसा जैसा हम आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, वो आपको समझना है, ठीक है बच्चों। आप लिखते चलना, बोलिए ऐसे आगे चलिए। दूसरा नंबर का हमारा सूत्र एकदम आसान है, छोटा है ये तो। इचु यशानाम तालु, इचु। अब देखो यहां पर ई है, हम इसको खोल के बता रहे ई। अब ई के बड़े जो रूप हैं, यानी कि ई के जितने भी भेद होंगे वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे, लेकिन मोस्टली ई का दीर्घ भी होता है तो वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। ई बड़ी ई भी आ जाएगी मतलब। इसके बाद में है चू। अब तो चू का मतलब होता है च वर्ग, हमने बता ही दिया है, कू चू टू तू पू। तो चू का मतलब हो गया च वर्ग। क्या हो गया? चू का मतलब च वर्ग, ठीक है। इसके बाद में है क्या इसमें आपका ये क्या है? ये देखो ई आ गया, चू यानी च वर्ग हो गया, ये हो गया और श हो गया, ये वाला श हो गया। देखो अब ये वाला श आपका इसमें आ रहा है, इस लाइन में। इन सब का उच्चारण स्थान तालु होगा बच्चों, तालु। ये बात अच्छे से समझनी है। देखो तालु आ रहा है ना, ई का उच्चारण स्थान यदि पूछा जाता है तो तालु होगा। अब कंठ वाले में ये नहीं आएंगे आपके। च वर्ग का उच्चारण स्थान, च वर्ग में 5 होंगे, च छ ज झ य। इनमें से किसी का भी पूछ लें तो आपको जवाब क्या देना होगा? बताइए, तालु देना होगा। क्या? तालु। भालू कौन बोल रहा है? भालू नहीं, तालु देना है आपको। क्या देना है? तालु हो गया। इसके बाद में पूछ लिया ये का उच्चारण स्थान बताइए, ये तो ये का उच्चारण भैया तालु ही होगा ना। इसके बाद में श का उच्चारण स्थान शलगम वाला, इसका होगा आपका तालु। इसीलिए इसको हम कहते हैं तालव्य, यानी इन सभी को हम तालव्य कहेंगे, क्योंकि इन सब का उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए। हो गया। हमने कहा कि इनका नामकरण कैसे हुआ है, इनका जो स्थान है, जो इनका उत्पत्ति स्थल है, उसके अकॉर्डिंग इनका नाम दिया गया है। तो इनका तालु है तो फिर तालु रख दिया। तालु तो आप जानते होंगे वैसे सब लोग, तालु ऊपर होता है, आप मुंह खोलोगे तो ऊपर तालु होगा। जब आप बोलोगे इनको, जैसे ई च छ, आपकी जो जीभ है बच्चों, वो जीभ ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी। च छ ज झ य, ठीक है, श य ई, यानी आपकी जो जीभ ऊपर टच होती है, आप बोल के देख लेना, जहां टच हो रही है वो ही तालु है, ऐसे समझो आप। समझ गए? तालु ऐसे आप बोल के देख सकते हैं। तो इन सब का उच्चारण स्थान कहां होगा? तालु होगा बच्चों। कितना आसान है, तालु हो गया। इसके बाद में आगे चलते हैं। 2 लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, इनको याद रखना आपको। ई च वर्ग ये और श का उच्चारण स्थान आपका तालु होता है। नंबर 3 लाइन है, ऋतु रसाणा मूर्धा। अब देखो यहां पर बच्चों री आ रहा है, री आ गया, टू आ गया। टू का मतलब होता है टे वर्ग। देखो टू का मतलब क्या होता है? टे वर्ग। इसके बाद में रे आ गया, ये रे आ गया, और ये वाला आपका श आ गया। बस ये आपके इसमें 4 चीज आ रही हैं, यानी री, इसमें री का दीर्घ भी आ जाएगा। जितने भी प्रकार हैं री के वो सारे के सारे इसमें शामिल हो जाएंगे। तो री हो गया। टे वर्ग में टे ठे डे ढे णे 5 ही वर्ग वर्ण आते हैं आपके। तो री हो गया, टे वर्ग हो गया, रे हो गया, रे रस्सा, और ये षटकोण वाला। क्या है? षटकोण वाला। तो ये आपका मूर्धन्य शकार है, मूर्धन्य। ये सारे वर्ण मूर्धन्य हैं क्योंकि इनका स्थान मूर्धा है, इसलिए देख लो आप, ऋतु रसाना मूर्धा, ऐसे। क्लियर? तो री टवर्ग र और श, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा होगा। सवाल आ गया कि श का उच्चारण स्थान बताओ तो मूर्धा, रे का उच्चारण स्थान बताओ तो मूर्धा, टे का बताओ तो मूर्धा, ठे का बताओ तो मूर्धा, डे का बताओ तो मूर्धा, री का बताओ तो मूर्धा। उत्तर हो जाएगा। बताओ कितना आसान है। क्लियर? अब इसमें कहां दिक्कत है? केवल लाइन याद होनी चाहिए ये, और वैसे रटोगे डायरेक्ट आप इनको ऐसे तो कभी भी याद नहीं कर पाओगे। आप याद कर भी लोगे तो गलत होने की पूरी संभावना रहेगी। लेकिन ये लाइन यदि याद कर लिया आपने तो ये गारंटी से कह सकता हूं, चाहे कहीं भी आप एग्जाम दीजिए, किसी की भी आप तैयारी करिए, कभी भी इस टॉपिक से सवाल गलत नहीं हो सकता। ऐसे चलो, तो ऐसे करके हमारी 3 लाइन कंप्लीट हो जाती हैं। अगली लाइन है ऋतुलसानाम दंताहा, दंताहा, ठीक है ना। अब देखो दंता में री आ रहा है, एक तो री, तू आ रहा है, तू। अब तू का मतलब बताइए आप, मैंने इतनी देर से बता रहा हूं तो आप समझ गए होंगे। तू का मतलब तय वर्ग है, तय वर्ग। क्या है? तय वर्ग। इसके बाद में ले आ रहा है, ले आ गया इसमें, ले, ठीक है, ये आ रहा, ठीक है। ले का मतलब समझ गया, ले। इसके बाद में है से, इसमें आ रहा है ये वाला से, स्लेट वाला। से का मतलब सर या स्लेट, ऐसे। तो देखो री आ गया, री।
अ ई उ री री, ये तो हमारे इसमें आते हैं ना वर्णों में, री वर्ण है तो री आ जाएगा इसमें, ते वर्ग आ जाएगा, ते थे दे धे ने, सारे आ गए। इसके बाद में ले आ जाएगा, ठीक है ना, और इसके बाद में आपका से आ जाएगा, ये वाला से। इस वाले से को हम दंत्य सकार कहते हैं, दंत्य सकार। अब देखो तीन तरह के शय हो गए, ये वाला शय आपका तालव्य शकार है, ये वाला शय आपका मूर्धन्य शकार है, और ये वाला शय आपका दंत्य शकार है। तो ऐसे करके तीन तरह के हमारे शय होते हैं, इनको हम लगभग सामान्य रूप से तो एक जैसा ही बोल देते हैं, बट एक जैसा नहीं बोल सकते क्योंकि इनका स्थान अलग अलग है, तो अलग अलग बोलने का प्रयास करें। जैसे इसको बोलोगे तो इसको आप बोलोगे श श, इसको बोलोगे श, इसको बोलोगे स, क्योंकि जब आप इन वर्णों को बोलोगे तो आपकी जो जीभ है वो दांतों को टच करेगी, हमारे जो दांत हैं इनको स्पर्श करती है, इनको टच होती है, इसीलिए नाम है इनका दंत। क्या नाम है? दंत। आप बोल के देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा, बोल के देख लीजिए फटाफट। आप तय की लाइन को बोलिए, तय, और तय की लाइन को बोलते समय आपकी जो जीभ है वो दांतों से टच नहीं होनी चाहिए, बोल ही नहीं सकते, आप बोल के देख लीजिए, आपकी जीभ दांतों से जरूर टच होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि ये सब पहले ही बना दिया है सिस्टम। बोलो ते थे, आप ऐसे बोलो जिससे आपकी जीभ दांतों से टच नहीं हो, ऐसा संभव ही नहीं है, बोल ही नहीं पाएंगे हम क्योंकि इनका स्थान फिक्स हो चुका है। ऐसे तो देखो री त थ द ध न ल स सर स्लेट। अब इसको हम उल्टा सीधा बोल देते हैं तो गड़बड़ हो जाती है, जैसा उच्चारण स्थान है वैसा ही बोलो। इसको दंत्य, इसको मूर्धन्य, इसको हम तालव्य कहते हैं। क्लियर है बच्चों? आगे चलें, चलिए अब यहां पर देखिए 5 नंबर पे हम आ जाते हैं, ठीक है ना। 5 नंबर पे देखिए उपू पद्मानिया नाम ओष्ठौ, इसमें है एक तो ऊ में आपका दीर्घ ऊ भी आ जाएगा, इसके बाद में है पू के बाद में पू का मतलब वही पवर्ग है भाई, इतनी देर से तो बता ही रहे हैं आपको, पू का मतलब यहां क्या है? पवर्ग। ऊ आ गया, ऊ के बाद में पवर्ग आ गया, ऊ है पवर्ग, उसके बाद में उपधमानीय, उपद मानीय, ये एक नई चीज है, ऊ पवर्ग और उपद मानीय, ठीक है। देखो बच्चों ऊ आप जानते ही हैं, इसका दीर्घ ऊ आएगा तो वो भी शामिल हो जाएगा। पे वर्ग है, पे फे बे भे में, इसके बाद में उपद मानीय, इन सब का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। ओष्ठ मतलब इनको जब आप बोलोगे तो आपके जो होठ हैं, ये होठ तो जानते हैं, ये होठ आपके आपस में टच होंगे, टच देख लो आप करके आप बोल के देख लो। पे की लाइन को बोलो आप, पे फे बे भे में, आप पे की लाइन को बोलोगे तो आपके होठ जरूर आपस में टच होंगे, और बिना टच किए आप इस लाइन को नहीं बोल सकते, ये गारंटी है। बोल के देख लो, आप प्रैक्टिकल कर लो, पता लग जाएगा अभी आपको। पे की लाइन को बोलो, होठ नहीं मिलने चाहिए, बोलो संभव ही नहीं है, बोल ही नहीं सकते आप। टच होंगे जरूर, आपके होठ जरूर टच होंगे। तो ऊ हो गया, पवर्ग हो गया, और आपका उपदमानीय हो गया। अब यहां उपदमानीय क्या है ये मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा, ये सारी लाइन समझाने के बाद में, क्योंकि ये इसमें थोड़ा सा स्पेस हमारे पास नहीं है, भर गया ना बोर्ड। तो उपदमानीय और जिह्वा मूल्य दो चीज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ी सी नई आपके लिए हो सकती है, थोड़ा सा इसमें आपके लिए समझना जरूरी है, ठीक है। इतना समझ लो कि ऊ है, पवर्ग है और उपदमानीय है, इनका उच्चारण स्थान आपका ओष्ठ होगा। जैसे सवाल आ गया कि उपदमानीय का उच्चारण स्थान बताएंगे तो ओष्ठ, पवर्ग का बताएंगे तो ओष्ठ है, चाहे उसमें पे फे बे भे में से कोई भी पूछा जाए तो, ठीक। आगे चलो, आगे देखिए, आगे है यम गणना नाम नासिकाचे, नासिकाचे। देखो इसमें कह रहे हैं कि मैं यहां लिख रहा हूं, मैं यहां देखो इसको स्पष्ट कर दूंगा, मैं थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसमें। इसके बाद में है म, इसके बाद में है ng, इसके बाद में है ण, और इसके बाद में है न। इन सब का उच्चारण स्थान क्या होगा? देखो इनका उच्चारण स्थान होगा नासिका। क्या होगा? नासिका। देखो नासिका है कि नहीं, लेकिन आगे लिखा हुआ चे, नासिका चे, मतलब चे का मतलब क्या होता है बच्चों? और। तो नासिका और, इसका मतलब यानी नासिका तो है ही इनका उच्चारण स्थान, इसके अलावा और भी है। अब वो क्या है वो ही हमें समझना है इसमें। यानी नासिका के अलावा यहां पर ये जितने भी वर्ण लिखे हुए हैं, ये जिस वर्ग से आए हैं वो भी तो उच्चारण स्थान होगा इसका, होगा कि नहीं होगा? बताओ, बताइए होगा। जैसे मान लो आप किसी कार्यक्रम में गए, किसी के घर पर गए, ठीक है, वहां कोई कार्यक्रम हो रहा है, ठीक,
और आप उससे कह रहे हैं कि भाई मेरे बच्चे को भी वहां प्रसाद वितरण हो रहा है, ऐसे मान लो आप, थोड़ा आइडिया लग जाएगा इसे समझने में। प्रसाद बट रहा है वहां पर, ठीक है। ऐसे मान लो कि हमारे बर्थडे में आए आप, हमारा बर्थडे है और उसमें आप आए और आपने कहा कि सर मेरे छोटे भाई है उसको भी दे दो थोड़ा सा, है ना, ठीक है, मेरे छोटे भाई को भी दे दीजिए। अब ये बताइए आप छोटे भाई को देंगे हम, क्या आपको नहीं देंगे? केवल छोटे भाई को देंगे या आपको भी देंगे? आपको भी मिलेगा और छोटे भाई को भी मिलेगा। समझे कि नहीं समझे? यानी आपका हिस्सा तो है ही, छोटे भाई का भी हिस्सा उसमें शामिल है, तो दो हो गए कि नहीं, डबल मिलेगा आपको, डबल हिस्सा। ऐसे क्लियर है ना बात? तो ऐसे ही यहां पर है भैया, ये जिस वर्ग के हैं उस जगह तो इनको मिलेगा ही मिलेगा। और फिर ये यहां भी आ गए नासिका में, तो नासिका भी इनका उच्चारण स्थान होगा। कहने का मतलब है कि इनके उच्चारण स्थान आपके एक नहीं दो होंगे, दो, क्योंकि ये वाले वर्ण आपके इससे पहले भी तो आ चुके हैं। तो पहले भी जिस पहले वाली लाइन में बैठे थे तो वहां भी प्रसाद मिल गया इनको, और फिर दोबारा कह रहे कि मेरे भाई को भी दे देना, तो वहां भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसको? ऐसे तो डबल होगा कि नहीं? तो अब देखो ये वाला कहां से आया भैया? नासिका तो सबका कॉमन है, इनका सबका कॉमन है, नासिका तो आएगा ही आएगा, कोई वही नहीं है दिक्कत, सबका नासिका तो होगा ही होगा। बात को समझना, सबका नासिका तो होगा ही, लेकिन नासिका के अलावा एक और होगा। वो कहां होगा? ये कौन से वर्ग में से आया है वो आपको ढूंढना है। उस वर्ग का क्या है? तो उस वाली लाइन में देखो, कौन सी लाइन में आया है? ये वाला, ये आया है आपका इसमें, देखो दूसरी वाली लाइन में है, इच्छु यशानाम तालु में, यानी 6 वर्ग का है। ये 6 वर्ग वाली लाइन में बैठा हुआ था ये पहले ही, तो वहां भी तो मिलेगा इसको कुछ खाने पीने का। तो इसका मतलब है कि नासिका तो सबका है ही कॉमन, लेकिन इसका उच्चारण स्थान आपका तालु भी होगा। तालु प्लस नासिका, तालु प्लस नासिका कर लो या नासिका प्लस तालु कर लो, बात एक ही है वो तो, ठीक है ना। ऐसे करके दो हो गए इसके। ऐसे आपको मैं को ढूंढना है, तो मैं वाली लाइन कहां मिलेगी? ढूंढो, ऊ पू पधवा निया नाम, पवर्ग मिल गया, प फ ब भ म, तो यहां पर नासिका तो है ही, यहां आपका हो जाएगा ओष्ठ, ओष्ठ। ऐसे ऐसे आपका ng है, ng, तो ये क की लाइन में क ख ग घ ng, तो यहां पर आपका कंठ हो जाएगा। देखो ये रहा क, कंठ, तो यहां आपका कंठ होगा, समझ रहे हैं इसको। इसके बाद में ण, ये आपका टे में मिलता है, टे ठे डे ढे, और टे की लाइन कहां मिलेगी? देखो मूर्धा, ये रही टे वर्ग, तो ये इस वाली लाइन में बैठा हुआ है, पहले से ही बैठा हुआ है बेचारा, तो उसको तो पहले मिलेगा ना, और यहां आ गया तो यहां भी मिलेगा उसको, दो जगह मिलेगा उसको प्रसाद। ऐसे तो यहां हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बताओ? ऋतु रसाना मूर्धा, तो यहां मूर्धा हो जाएगा, नासिका तो है ही। इसके बाद में ने, ये आता है दंत में, ते थे दे दे ने, तो ये रहा तवर्ग, तो यहां हो जाएगा दंत। ऐसे ये है उच्चारण स्थान, ये आपके 6वें नंबर का सूत्र है, उसका मतलब है ये, ठीक है ना। ऐसे इसका मतलब हुआ कि ये इनको हम जब बोलेंगे तो दो जगह से बोलेंगे ये, जैसे ये चे छे जे झे य, नासिका का भी प्रयोग होगा वहां पर, ठीक है ना। ऐसे आपको समझना है, मैं को बोलेंगे तो ओष्ठ का भी प्रयोग होगा और नासिका का भी प्रयोग होगा, दोनों का प्रयोग होगा, तब जाकर के ये वाला वर्ण बोलेगा। ऐसे आपको याद रखना है सिर्फ। मैं इसको साफ कर देता हूं, आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बच्चों, मिटा देता हूं। चलो अब हमारे कुछ और बच्चे हैं, बस ज्यादा नहीं है, अब तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। आगे चलिए, ए दई तो हो कंठ तालु। अब देखो इसमें केवल ए है और आई है, इनका उच्चारण स्थान आपका कंठ और तालु होगा, एक नहीं कंठ तालु दो होंगे एक साथ, कंठ तालु। ए दई तो कंठ तालु, ए और आई का उच्चारण स्थान कंठ प्लस तालु होता है। मान लो सवाल आ गया कि एकारस्य उच्चारण स्थानम किम भवति, तो उत्तर होगा कंठ तालु। कंठ और तालु दोनों एक साथ काम करेंगे तब जाकर के ए बोलेगा, ए आई, ए आई, ओ औ, ऊपर चला गया ओ औ, तो वो अगले वाले उसमें आ गया सूत्र में। तो ए और आई का उच्चारण स्थान कंठ तालु होगा। फिर अगला सूत्र है ओ दौ तो हो कंठोष्ठम। अब देखो यहां आ गया ओ और औ, इसका उच्चारण स्थान होगा आपका कंठ ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ, यहां दोनों आ गए आपके कंठ ओष्ठ। यहां कंठ भी काम करेगा हमारा और होठ भी टच होंगे आपस में। ओ यानी टच का मतलब एक अलग आकार बनेगा उसका, ऐसे गोल सा आकार बनेगा हमारे होठों का, गोल सा आकार बनेगा, गोल सा, अपने आप बोल के देख लीजिए, ओ औ, ऐसे एक अलग ही प्रकार का आकार बनता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ओ दौ, यानी ओ और औ का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ और ओष्ठ, ठीक है। आगे है हमारा वकारस्य दंतोष्टम।
ये जो हमारा वकार है वह वकील वाला, इसका उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ होगा, दंत और ओष्ठ ऐसे। ये देखिए दंत और ओष्ठ हो गया बच्चों, क्या हो गया? दंत और ओष्ठ। क्लियर है? तो ऐसे करके 9 हमारी ये लाइन कंप्लीट हो जाती है, 9 सूत्र हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद में है हमारा 10 नंबर पे जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम। एक ही चीज है, इसका मतलब है कि जिह्वा मूल जो वर्ण है उसका उच्चारण स्थान जिह्वा मूल होगा, जिह्वा मूल। अब जिह्वा मूल क्या है वो मैं समझाऊंगा, क्योंकि 2 चीज समझानी है मुझे, जिह्वा मूल और उपदमानीय, दोनों को मैं समझाऊंगा। ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा। आगे चलो, इसके बाद में है लास्ट है नासिका अनुस्वार से, यानी अनुस्वार। अनुस्वार आप जानते होंगे बच्चों, अनुस्वार का मतलब होता है जैसे राम है तो हमने ऊपर लगा दी बिंदी रामम, ये अनुस्वार ऊपर जो लगी हुई है बिंदी, इसका उच्चारण स्थान होगा नासिका, रामम। नाक से बोलेगा, नाक से। ठीक है, रामम रामम, नाक पे जोर आएगा, देखो आप, नासिका है तो ऐसे अनुस्वार का नासिका हो जाएगा। सवाल आ गया कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान बताओ, तो बता देना ना, नासिका है। क्लियर हो गया। अब ऐसे करके हमने सारी लाइन आपको समझा दी है। अब कोई भी सवाल आपका गलत नहीं हो सकता, केवल इसमें 2 चीज समझानी है मुझे, एक तो जिह्वा मूल क्या होता है और आपका उपदमानीय क्या होता है। ये चीज आप समझ जाओगे तो उच्चारण स्थान का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है ना, लगे हाथ उसको क्यों छोड़ें। देखिए मैं इसको साफ कर रहा हूं, साइडों में जगह करते हैं, इसके बाद में उसको हम समझेंगे। और बाकी जितना भी कुछ मैंने बताया है उसका अभ्यास करना है आपको, अच्छे से क्लियर करना है उसको। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं उपदमानीय की। उपदमानीय, उपदमानीय क्या होता है समझ लेना अच्छे से। देखो, यदि पे और फे, यदि पे और फे से पहले आधा विसर्ग लगा हुआ है ऐसे, तो समझ लेना उसका नाम है उपदमानीय। कितना आसान है बच्चों, देखो कितना आसान है ये। यदि पे और फे से पहले आधा विसर्ग लगा हुआ है तो ये आधा विसर्ग होता है बच्चों, इस तरीका का। मैं बताऊं कैसे होता है। देखो ये क्या है, विसर्ग है कि नहीं बताओ, और ये क्या है, विसर्ग है कि नहीं, ये भी तो विसर्ग है। जैसे हमने लिख दिया राम है, ये विसर्ग ही तो है, और क्या है। अब देखो आधा विसर्ग कैसे होता है, आधा विसर्ग करके बताता हूं आपको मैं। ये जैसे विसर्ग है भाई, बड़ा बना दिया ना उसमें, और क्या है, छोटा होता है विसर्ग, ये हमने बड़ा कर दिया है। अब इसको आधा आधा काट दो आप ऐसे बीच में से। ठीक है, आधा आधा काट देंगे तो ऊपर का हिस्सा हटा दो, ये एक हिस्सा ऊपर का हटा दिया हमने ऐसे, देख लीजिए आप, ये एक हिस्सा हो गया। इसके बाद में हमारा एक हिस्सा यहां से हटा दो नीचे से, ये तो आधे आधे ले लिए ना हमने, आधा तो यहां से ले लिया, आधा यहां से ले लिया। अब बताओ ये वाली स्थिति बनी कि नहीं बनी, ये मिलाओ, ये और ये सेम ही है कि नहीं, ऐसी तो बने ये देखो, ये है आधा विसर्ग। अब इन गोलों को पूरा कर दो आप, गोला बना दो पूरा, तो आपका पूरा विसर्ग हो जाएगा। लेकिन ऐसा पूरा विसर्ग हमें नहीं करना है। आधा विसर्ग यदि पे और फे से पहले है तो इनका नाम है उपधमानीय। इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, ओष्ठ होगा, ओष्ठ। अब बताओ उपधमानीय समझ में आया। अब जिह्वा मूलीय तो एकदम आसान है भाई, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब उपधमानीय समझ में आ गया तो जिह्वा मूलीय समझ में क्यों नहीं आएगा आपके। देखो जिह्वा मूलीय, जिह्वा मूलीय में क्या है सुनो, इसमें है के और खे, यानी कि आधा विसर्ग के और खे से पहले यदि आ जाता है तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों जिह्वा मूलीय। क्या हो जाएगा, जिह्वा मूलीय। अब आप बताइए, देखिए खुद ही कितना आसान है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आराम से कर सकते हैं। कोई भी यदि सवाल आता है, किसी भी तरह का सवाल यदि पूछा जाता है तो वो आपका कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमने इसमें सारा कुछ आपको समझा दिया है अच्छे से। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम हर टॉपिक को अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं, आप भी प्रयास करें, अच्छे से तैयारी करें, मेहनत करें, तो आप अच्छे नंबर ला करके आप इसमें प्रवेश करें और फिर आगे का जो सफ़र है आपका शिक्षक बनने का वो आप उसको आप शुरू करें। दोस्तों आगे से आगे जानकारी मिलती रहेगी, चैनल पे आपको क्लासें मिलती रहेंगी। इसलिए अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक कर देना, और कोई सवाल है आपका तो कमेंट में जा करके सवाल कर सकते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको क्लासों का पता कैसे चलेगा।
कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर इसकी प्लेलिस्ट बना दो, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के। वहाँ पर आपको BSTC संस्कृत 2023 का नाम नहीं डाला उसमें, केवल BSTC संस्कृत ऐसा करके आप देखोगे तो आपको वहाँ मिल जाएगी। उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो उसमें जितनी भी वीडियोज हैं वो आपको आपके सामने खुल जाएंगी, उसमें से जो भी आपको देखनी है वो आप देख सकते हैं। ऐसे करके दोस्तों आज की हमारी क्लास संपन्न हो जाती है। आपने सबने अच्छे से देखा और सुना, सबके लिए धन्यवाद। अच्छे से लगातार ऐसे ही क्लास देखते रहें, सुनते रहें। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा, और जो हमने लाइन आपको 11 बताई हैं वो आपको कंठस्थ करनी है, तभी जाकर के हमारा आज का टॉपिक क्लियर माना जाएगा दोस्तों। ठीक है, कैसा लगा ज़रूर लिखा करें और आप अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम बहुत जल्द होगी, क्योंकि फिक्स हो चुकी है। और जो फॉर्म भरने की बात है, फॉर्म भरने की जो जानकारी है वो भी बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। चैनल पे मैं आपको जानकारी दे दूंगा सारा कुछ, ठीक है ना। जो भी दिक्कत होगी आपकी सबको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। सबके लिए धन्यवाद।